भारद्वाजी का क्लस्टर हेड पंचकूला जोन एंड प्रिंसिपल हंसराज पब्लिक स्कूल्स, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आपके साथ अपने विचार साझा कर सकूं तथा आपके विचार जानकर लाभ ले सकूं। हमारी आज की इस कार्यशाला का विषय है ऑनलाइन व्याकरण गतिविधियां। ऑनलाइन व्याकरण शिक्षण को हम कैसे रोचक बनाएं। शिक्षा से संसार चमकता है, युग युग आगे बढ़ता है, अंधकूप से निकला मानव कदम चांद पर रखता है। भाषा और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है, या हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम भाषा के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा हमारे अंतःकरण को, हमारे चरित्र को शुचिता प्रदान करती है, हमारी प्रतिभाओं को विकसित करने का संबल बनती है और हमारी सुंदरतम विभूतियों को इस प्रकार संवारती है कि हम न केवल अपने लिए अपितु समाज, देश और विश्व के लिए कुछ कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। शिक्षा के इस उद्देश्य को पूरा करने में हमारी शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए समय समय पर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किए जा रहे हैं। अब पहले की शिक्षा प्रणाली की चर्चा करें अगर हम, तो पहले की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बच्चे को हमने पढ़ना लिखना सिखाना है ताकि वो अच्छे अंक ले सके, ताकि उसको अच्छी जगह एडमिशन मिल सके, अच्छी जगह नौकरी मिल सके और आने वाले जीवन में सफल हो सके। अब वर्तमान शिक्षा प्रणाली बदल गई है। अब वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पहले की शिक्षा प्रणाली शामिल है, अर्थात हमें बच्चे को पढ़ना भी सिखाना है, लिखना भी सिखाना है ताकि वो अच्छे स्कोर्स ले सके, अच्छे अंक ले सके। साथ में बच्चे का समावेशी विकास भी करना है। समावेशी विकास से तात्पर्य है कि उसका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक हर प्रकार का विकास करना है। कि बच्चा, अब कई बार हम देखते हैं कि बच्चा बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन बहुत कमजोर है, बीमार रहता है। वो जरा सी बात पर भी जरा सा उसको कुछ हो जाए तो वो घबरा जाता है, मानसिक रूप से कमजोर होता है। सामाजिक विकास उसका नहीं हो पाता कि किसी से बात नहीं कर पाता, बड़ा शाय फील करता है, अपने बात किसी से कह नहीं सकता। बौद्धिक विकास नहीं होता उसका क्योंकि वो कई बार क्रिएटिव नहीं होता। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन वो जो हम पढ़ाते हैं उनको उसको बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन वो कुछ नया ऐड नहीं कर पाते उसमें। अर्थात हमें बच्चे का सब प्रकार से विकास करना है और उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को भी बाहर निकालना है। हर बच्चे के अंदर स्किल्स छिपे हैं, प्रतिभाएं छिपी हैं। हमें उन छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाना है, संवारना है और निखारना है। अब ये सब हमें पाठ्यक्रम के साथ साथ ही करना है, जबकि पहले की शिक्षा प्रणाली में सिर्फ हमारे पास पाठ्यक्रम था और अब की शिक्षा प्रणाली में हमारे पास पाठ्यक्रम तो है, साथ साथ में हमें बच्चे का विकास करना है और उसके अंदर छिपे हुए कौशलों की वृद्धि करनी है। अब इसके लिए हमारे पाठ्यक्रम में हमें शिक्षकों को पाठ्यक्रम के साथ साथ गतिविधियों का भी करवाना अनिवार्य हो गया है कि हमें गतिविधियां करवानी है। क्यों गतिविधियां जरूरी हो गई हैं? ताकि बच्चे की रुचियों को बढ़ावा मिले, क्योंकि बच्चे के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बच्चा सीख सकता है। हमें उन सब चीज़ों को बाहर निकालना है, बच्चे को अभिव्यक्ति करने की, बच्चा अपनी बात कहने के सक्षम बन सके, वो स्वतंत्र रूप से अपने विचार अभिव्यक्त कर सके, बच्चे का हर प्रकार सामाजिक कौशल उसके विकसित हो सके। तो इसलिए गतिविधियां बहुत जरूरी हैं। बच्चे अपने काम को, किए हुए काम को बेहतर रूप से याद कर सकें, समझ सकें। खेल खेल में हमें उनको सिखाना है कि बच्चे किसी प्रकार का प्रेशर महसूस ना करें। सामाजिक विकास करना है कि अपनी आत्म पहचान बना सकें, दूसरों से सहयोग कर सकें, समन्वय कर सकें, उनके अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। बच्चे दूसरों को गिराकर आगे ना बढ़े, सबके साथ आगे बढ़े, सबको साथ लेकर आगे बढ़े। बच्चों को समय प्रबंधन की क्षमता
सिखानी है हमें, और बच्चों की आत्म पहचान, कि बच्चे आत्मनिर्भर बने और अपनी आत्म पहचान बना सकें। अर्थात कहने का भाव ये है कि बच्चे प्रयोग कर सकें, अन्वेषण कर सकें और अभिव्यक्ति कर सकें, कि बच्चे अपने आप से, अपने एक्सपीरियंस से सीख सकें। बच्चे जो हमने उनको ज्ञान दिया है, जो हमने समझ दी है, उसको तर्क बुद्धि, तर्क आए उसके अंदर। मैम एक सेकंड प्लीज होल्ड करिए। जी मैम। मैम आप एक बार अपना स्क्रीन प्रेजेंट दोबारा कर दीजिए प्लीज। स्टार्टिंग से मैम? नहीं, स्टार्टिंग सिर्फ स्क्रीन प्रेजेंटेशन दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए। स्क्रीन प्रेजेंटेशन, जस्ट वेट मैम। एक्चुअली मैम ज्वाइन नहीं हो रहा था, तो हम मिस कर चुके हैं शुरू से ही, तो बड़ी लेट ज्वाइन हुआ, अभी हुआ है। ओके मैम। मैडम वैसे मैं भी ज्वाइन कर रहा था, लेकिन बार बार वहां से डिनाई कर दिया जा रहा था। हाँ, आज टू ज्वाइन यहाँ रहा था, वहां से डिनाई कर दिया, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। कोड मांग रहे थे और डिसमिस हो रही थी हमारी। इसलिए शुरू से दिखा दिया जाए तो अच्छा हो। हाँ जी, आरुषि मैम, may I start? Yes ma'am. May I start? Yes ma'am, sure. Okay. From the very beginning or? Ma'am, you can start from here only, but just Yes, click on ma'am. present now again. मैम ओनली स्क्रीन प्लीज, स्क्रीन शेयर कर दे बिगिनिंग से, सिर्फ स्क्रीन बता दे। Yes ma'am. Just wait मैम। यस, हम कह रहे थे कि गतिविधियां जो हैं, गतिविधियां बच्चे को इसलिए करवाई जाती हैं ताकि बच्चा स्वयं से प्रयोग कर सके, जो उसको ज्ञान सिखाया जाता है उसको अन्वेषण, उसका विश्लेषण कर सके, अन्वेषण कर सके, और अनुभव के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर बच्चा ज्ञान इकट्ठा कर सके। अब और बच्चे में इन सभी कौशलों का विकास हो सके, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। अब अगर बच्चे में ये सारे चारों कौशल आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि बच्चे का व्यक्तित्व अलग से नजर आएगा। तो हम आजकल, जैसे हम ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, अब वैसे भी हम आजकल देखते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत एक्टिव हैं, छोटे छोटे बच्चे ही बहुत एक्टिव हैं। ऐसा लगता है कि बच्चे माँ की कोख से ही सीख के आए हैं, और सब कुछ अब छोटे छोटे बच्चे जो है वो देखकर अपने आप सीख रहे हैं। हम मोबाइल फोन देखते हैं कि हम वो चीजें नहीं चला सकते, हमें वो एप्लीकेशंस नहीं पता जो बच्चों को पता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत शार्प हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में भी हम एक्टिविटीज़ करवाते थे, क्लासरूम में भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, और हमने देखा कि ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस हमने जो चीज़ें अब सीखी हैं वो बच्चे हमसे बेहतर और हमसे अच्छी तरह सीख गए हैं। तो इसलिए बच्चों की ऊर्जा को सही दिशा देना बहुत ज़रूरी हो गया है। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम बच्चों को गतिविधियां करवाएं, बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करें, बच्चों को अपने साथ जोड़े रखें। अब यहाँ पर हम टीचर्स का, हम शिक्षकों का कर्तव्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमारा उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना क्लासरूम पढ़ाने से डिफरेंट है, अलग है, बिल्कुल भिन्न है। अब यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में रिमोट बच्चों के हाथ में भी होता है, क्लासरूम में, फिजिकल क्लासरूम में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों के हाथ में भी रिपोर्ट होता है, और बच्चे मोरोवर अपने घर में बैठकर पढ़ रहे हैं।
जहाँ उनके पास बहुत तरह की डिस्ट्रक्शन है। छोटे बहन भाई आसपास घूम रहे हैं और घर में कभी डोरबेल बज जाती है, कभी कोई टीवी चला देता है, कभी फ़ोन बेल बज जाती है। इस तरह से बहुत सी घर में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और घर में स्कूल जैसा डिसिप्लिन भी नहीं बन पाता, स्कूल जैसा अनुशासन घर में नहीं हो पाता। तो ऐसे में बच्चे का ध्यान बार बार भटकता है, बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं उतना हो पाता जितना वो स्कूल में कंसंट्रेट कर पाता है, कंसंट्रेशन बच्चे की नहीं बन पाती। अब ऐसे में बच्चों को अपनी क्लास में मोटिवेटेड रखना, अपनी क्लास में बच्चों को एंगेज रखना, बच्चे का इंटरेस्ट बनाए रखना हम लोगों के लिए चैलेंज बन गया है। तो इसलिए हमें ऑनलाइन क्लासेस में हम टीचर्स का उत्तरदायित्व, जिसको कहते हैं कि हमारी ड्यूटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसके लिए पहले हमें एक जर्नल चीज़ों का ध्यान रखना है। एक्टिविटी करवाने से पहले भी हमें जर्नल, ऑनलाइन क्लासेस में हमें कुछ चीज़ों का, जर्नल चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम खुद को एनर्जेटिक दिखाएं, हमें खुद में एनर्जी होनी चाहिए, हम खुद एंथो से भरे होने चाहिए, हमें खुद में उत्साह होना चाहिए ताकि हमें देखकर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। उसके बाद जो हमने काम बच्चों को करवाना है, कोई वीडियो दिखानी है, कोई पीपीटी दिखानी है, कोई प्रेजेंटेशन दिखानी है, तो एक बार चला के उसको पहले चलाकर जरूर देखें ताकि बच्चों के सामने हमें बार बार क्लिक ना करना पड़े कि ये, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो बच्चे बताते हैं कि नहीं मैम इसको क्लिक करो, मैम यहाँ से करो, यहाँ से करो। तो हम बच्चों के सामने ऐसा कि हम बच्चों के सामने वेल प्रिपेयर होकर जाएं, बच्चों को बीच बीच में इंस्पायर करते रहें, मोटिवेट करते रहें, उनको अप्रिशिएट करते रहें ताकि उन्हें ऐसा लगे कि हम व्यक्तिगत रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं, कि चाहे हम क्लास में आमने सामने नहीं बैठे पर फिर भी बच्चों को एक पर्सनल टच महसूस होगा। और लेक्चर हमें इस तरह से प्लान करना है कि कई बार हम एक्सप्लेनेशन करवा रहे होते हैं, टॉपिक बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाती है, तो 4 या 5, 8 या 10 मिनट के बाद बच्चों से बीच बीच में से शॉर्ट क्वेश्चंस जरूर पूछें। लेक्चर को इतना ज़्यादा लंबा मत करें, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद बच्चों से प्रश्न पूछें, बच्चे ठीक आंसर देते हैं उनको एनकरेज करें। और उसके बाद अगर आपको बच्चा कोई अनकंफर्टेबल लगता है, उसके फेस एक्सप्रेशंस आपको लगते हैं कि इसको समझ नहीं आता, तो बाय नेम उससे पूछें कि बेटा कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आया, दोबारा से एक्सप्लेन करें। बच्चों की फेस रीडिंग भी साथ साथ करते रहें। स्टूडेंट्स को इम्पॉर्टेंट फील कराएं कि वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आपकी क्लास में आना चाहते हैं, एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। जैसे किसी दिन बच्चों को अगर हम रेस्टलेस देखें तो स्पेशली कई बार लास्ट पीरियड्स में ऐसा होता है, तो उनके साथ कुछ बातें करें। जब हम उनको इम्पॉर्टेंट फील करवाते हैं बच्चे बहुत खुश होते हैं। मैं आपको अपनी क्लास का एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरी क्लास में एक बच्चा था, जिस दिन वो क्लास में बैठा उसने बड़ा सा तिलक लगाया हुआ था, तो मैंने उसका नाम लेके उसको बोला कि शिवम वाह आज तो बड़ी पूजा वूजा करके बैठे हो क्लास में, आप पूजा की लगती है आज। तो वो कहता नहीं मैम मेरा आज बर्थडे है। बर्थडे है, चलो भी सब बच्चे बर्थडे विश करेंगे इसको। और मैंने जैसे ही वो बर्थडे वाली एक वो स्माइली भेजी उसको, सब बच्चों ने मेरे से भी पहले टकाटक सबको उसके अपने वो रिएक्शन लगा दिया। तो वो बच्चा इतना खुश हुआ ना, और उसको मैं उसकी खुशी देखकर ऐसा लग रहा था कि आज पीरियड लेने का मजा आ गया, और बच्चे भी इतना खुश। और उस दिन के बाद मेरी क्लास में रूटीन ही बन गया, जिसका बर्थडे होता है वो सबसे पहले क्लास ज्वाइन करता है और चैट बॉक्स में मुझे लिखता है कि मैम आज मेरा बर्थडे है। तो उनको एक पर्सनल टच जरूर बच्चों को दे, तभी वो एक्टिविटीज में मोटिवेटेड रहते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। आप जो भी करवाएंगे बच्चे उसमें पर्सनली इंटरेस्ट लेंगे जब हम उनमें पर्सनल इंटरेस्ट लेंगे। और फिर अपना पाठ्यक्रम, अपने लेक्चर्स, अपने लेसन प्लान्स इस हिसाब से प्लान करें कि थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी या कोई ना कोई उनसे बात करें, क्वेश्चंस जरूर पूछें, चाहे क्वेश्चंस की फॉर्म में चाहे उनकी क्वेरीज जरूर पूछें। बहुत ज़्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ है कि ऑनलाइन गतिविधियां जो हैं वो बच्चों को प्रतिक्रिया का अवसर देती हैं, पर्सनल रूप से सीखने का अवसर देती हैं, और जो हम उन्हें पढ़ाना चाहते हैं वो अच्छी तरह से समझ जाते हैं। अब
आज का हमारा टॉपिक है कि ग्रामर एक्टिविटीज। हम बहुत सी ग्रामर एक्टिविटीज करवाते हैं, बहुत करवाते हैं। क्लासेस में हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज करवाते थे, क्योंकि व्याकरण में हमारे पास ढेरों एक्टिविटीज होती हैं। टॉपिक्स भी हमारे पास बहुत से हैं और सब हम करवाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, पर्यायवाची। पिछले हमने अपनी वर्कशॉप में भी हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ वो देखी थी कि ग्रामर से रिलेटेड हम बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वर्कशीट्स बनाते हैं, हम बच्चों को तरह तरह से करवाते रहते हैं, क्योंकि व्याकरण, बच्चों को व्याकरण का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि व्याकरण जो है, हमारी भाषा में व्याकरण का बहुत महत्व है। क्योंकि व्याकरण जो है वो हमें किसी भी भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सिखाता है। और भाषा से ही, भाषा में नियमितता और स्थायित्व भी व्याकरण से ही आता है। और भाषाई अशुद्धता को पहचानने की क्षमता बताता है। तो हम, अगर हमें व्याकरण का ज्ञान है, तभी हम भाषा संबंधी अशुद्धियों को पहचान सकते हैं। कहने का भाव हम नेटशेल में कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में शिक्षण का बहुत महत्व है। व्याकरण भाषा का हृदय है। यह भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम शुद्ध भाषा न पढ़ना, न बोलना, न लिखना सीख सकते हैं। और व्याकरण भाषा की मूल संरचना है, क्योंकि इसके अंदर हम नियम पढ़ते हैं। व्याकरण संबंधी नियम हमें भाषा संबंधी जानकारी देते हैं। यदि भाषा एक वृक्ष होती तो व्याकरण उसका तना होता और शब्द और पत्ते उसकी शाखाएं होते। व्याकरण इस बात की आधिकारिक समझ है कि मातृभाषा को कैसे लिखा जाना चाहिए और इसकी संरचनाओं का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। हमें बड़ा मान है, अभिमान होना चाहिए इस बात का कि हम मातृभाषा पढ़ा रहे हैं। और व्याकरण के बिना हम सही भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। तो हम व्याकरण सिखाने के लिए, हमारी ये कार्यशाला का विषय भी यही है कि हम व्याकरण की कुछ एक्टिविटीज डिस्कस करते हैं। मेरी पहली व्याकरण की एक्टिविटी है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये क्या है? हमारी एक प्रश्नावली है। ये बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और इसमें ट्विस्ट क्या है कि ये इसमें क्वेश्चंस भी पूछने हैं और डिस्कशन भी करनी है। डिस्कशन के माध्यम से प्रश्न पूछने हैं कि बच्चा उत्तर भी देगा, उत्तर प्रश्न की फॉर्म में देगा और साथ में इसमें प्रश्न आएगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि बच्चे को हम एक चित्र दिखाएंगे और बच्चा उसका उत्तर या तो प्रश्न से देंगे या हैरानी से देंगे। कोशिश करें कि सरल वाक्य में प्रश्न ना हो। बच्चे विस्मयबोधक में भी दे सकते हैं, प्रश्नवाचक में भी दे सकते हैं। और बच्चे जब ये पहली बार करेंगे तो सिंपल भी बना सकते हैं वो क्वेश्चन, तो उनको बनाने देना है, उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। और पहले सिंपल क्वेश्चंस पूछने हैं और बाद में हम कॉम्प्लिकेटेड पर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्टिविटी है। अब यहाँ पर तो मैंने प्रश्न लिखे हैं, पर हम प्रश्न लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ बच्चे को एक चित्र दिखाएंगे। किसका चित्र है ये? हम पूछ सकते हैं बच्चे से। आप सबको भी वो दिख रहा होगा कि ये है पेड़ का चित्र। अब मैंने बच्चे से पूछा कि पेड़ को और क्या क्या कहते हैं? क्या तुम्हें पता है पेड़ के और क्या क्या नाम है? अब मैंने पेड़ बोल दिया क्योंकि ये चित्र, मैंने आंसर दे दिया ना कि ये पेड़ का चित्र है। दूसरा बच्चा कोई भी बोल सकता है, क्या आप नहीं जानते इसे तरु, इसके साथ बच्चा और भी ऐड कर सकता है, इसे तरु, पादप, विटप भी कहते हैं। अब इसमें साथ साथ में अपने बच्चों को हर चीज की जो आप देना चाहते हैं, देखो पेड़ हो गया, तरु हो गया, पादप हो गया, विटप हो गया, और साथ में बच्चा एक क्रिएशन कर रहा है, सोच रहा है। क्या सोच रहा है? क्वेश्चन बनाने की, क्वेश्चन बनाना सोच रहा है कि मैं अब क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे आंसर दूं। अब उसने ये लगाया, क्या आप नहीं जानते, ये उसकी क्रिएशन है। नहीं तो वो सीधा भी बोल सकता था कि पेड़ को तरु, पादप, वृक्ष कहते हैं, लेकिन उसने क्रिएशन की कि क्या आप नहीं जानते कि क्या इसे तरु कहते हैं, इसे पादप भी कहते हैं, इसे विटप भी कहते हैं। बच्चा साथ में जोड़ सकता है।
इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है? ये किसी बच्चे ने सिंपल क्वेश्चन बना दिया, इसको भी हम ले लेंगे। वृक्ष हमें सांस लेने में मदद करते हैं। बच्चे ने ये बना दिया, वृक्ष हमें सांस लेने में मदद करते हैं। क्या आप ये भी नहीं जानते? ये उसने आश्चर्य वाला या उसने प्रश्न पूछ दिया, क्या आप ये भी नहीं जानते? अब हाँ, ये तो मैं जानता हूं, परंतु क्या तुम्हें पता है कि पेड़ हमें फल, फूल, लकड़ी और दवाइयां भी देते हैं? अब ये देखो, उसने भी क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या तुम्हें पता है, और साथ में उसका आंसर भी दे दिया। फिर कोई और भी दे सकता है, और बच्चा कोई बना सकता है क्वेश्चन की फॉर्म में, कोई और इसमें एडिशन कर सकता है, इस चर्चा में और जुड़ सकता है, क्योंकि इट इज अ डिस्कशन। पेड़ों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्या तुम ये नहीं जानते कि पक्षी तो पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं? एक और उसने चर्चा में, एक और डिस्कशन में एक और पॉइंट जोड़ दिया कि पक्षी पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं। ओह, आजकल तो पेड़ों का बुरा हाल हो गया है। मुझे पता नहीं क्यों अब पेड़ दिखाई नहीं देते, ठीक है? या मुझे पता नहीं क्यों पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। हाँ, पता नहीं क्यों पेड़ों को काटते जा रहे हैं। अब इसके आगे 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 आप बहुत सारे डिस्कशन जोड़ सकते हैं, बहुत सारा इसके साथ आप जितने मर्जी बच्चों से बनवाते रहो। बस इसमें ट्विस्ट यही रखना है कि ये एक चर्चा है, एक आपने बात ऐड करनी है और साथ में बच्चों की ये क्रिएशन होगी कि वो उसको क्वेश्चन फॉर्म में बताएंगे, ताकि बच्चे कुछ सोचें। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस में हमें चित्र वर्णन नहीं है, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस में हमें इसे एक्सप्लेन करना है। हाँ, ये देखिए, अब नेक्स्ट हम ये चित्र दिखा सकते हैं बच्चे को। अगर हम चाहें तो अब इस पे हम डिस्कशन भी कर सकते हैं कि ये चित्र है, इस चित्र में अब हम क्या क्या देख रहे हैं। हम इसी को, इस क्वेश्चन को ही लेकर हम इस चित्र का वर्णन कर सकते हैं कि इस चित्र में कौन सी समस्या बताई गई है, क्या क्या दिखाया गया है। ये देखो, नदी प्रदूषण दिखाया हुआ है, वायु प्रदूषण दिखाया हुआ है, फैक्ट्रियों से गंदा धुआं निकल रहा है, पेड़ पौधों का रंग बदल चुका है। तो ये सारा क्या है? पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। तो ये बच्चे इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे और क्वेश्चंस की फॉर्म में शेयर करेंगे, डिस्कशन प्लस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्म होती है, जब हम ऐसे करते हैं तो जब हम वो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस देते हैं, कारण बताओ, अपने विचार बताओ, उन क्वेश्चंस में ये जो इनकी बच्चों की ये क्रिएटिविटी बढ़ती है क्वेश्चन बनाने की, कारण ढूंढने की, उन क्वेश्चंस में यूज होती है। कि हमारे जब हम क्वेश्चन बोलते हैं, बच्चों के पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं कि इज इट ट्रू, क्या आप जानते हैं? तो इज इट ट्रू का आंसर बच्चों को देना आता है। शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए, मतलब अपने विचार बताइए। कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें बच्चे की जो रीजनिंग है ये वहां काम आती है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। जब बच्चा अपने तर्क बताता है कि हाँ मुझे पता है या क्या तुम्हें पता है, तो वो अपने विचार इसमें बताता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है मैम फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या है कि जूम में एक ऑप्शन है ब्रेकआउट रूम्स, जूम की ऑप्शन है ये। अब इसमें अगर हम जूम में जाएंगे तो उसमें एक सेटिंग्स है इसकी कि क्रिएट अ ब्रेकआउट रूम, उसमें करेंगे और उसके बाद बच्चों को हम उसमें एक ऑटोमेटिक का ऑप्शन आता है, एक मैनुअल का ऑप्शन आता है। तो जितने हमारी क्लास में बच्चे होते हैं उनको हम मैनुअली भी ग्रुप्स बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, कि हम किसी ग्रुप में 5 बच्चे डाल रहे हैं या 6 डाल रहे हैं, 7 डाल रहे हैं, कितने बच्चे डाल रहे हैं। और उसके बाद टाइमर सेट करते हैं इसमें कि ये ग्रुप्स हम 10 मिनट के लिए बना रहे हैं या 15 मिनट के लिए बना रहे हैं। तो बच्चे जो है, जब हम ग्रुप्स बना देते हैं तो बच्चे अपनी मेन क्लास से हटकर अपने अपने ग्रुप्स में चले जाते हैं और हम होस्ट होते हैं, टीचर होस्ट होता है और टीचर के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी ग्रुप में विजिट कर सकता है, किसी भी ग्रुप में जा सकता है। बच्चे नहीं मूव कर सकते अपने ग्रुप से इधर उधर। बच्चों का जो हमने ग्रुप बना दिया, जो हमने उनको ग्रुप दे दिया, उसी में रहेंगे। और हम टीचर जो होस्ट है वो जा सकता है। अगर आपने को होस्ट बनाया तो वो भी ऐसे कर सकता है, बट हमने
होस्ट हर रूम में जा सकता है और फिर उसके बाद 10 या 15 मिनट के बाद बच्चे फिर जितना हमने टाइम सेट किया उसके बाद फिर अपने मेन रूम में आ जाते हैं और जो हमने उनको एक्टिविटी दी होती है उसकी एक्टिविटी की डिस्कशन करते हैं। अब मैंने इस एक्टिविटी के लिए मैंने टॉपिक लिया है मैंने इस एक्टिविटी के लिए टॉपिक लिया है मुहावरे। हमने कक्षा में मुहावरे करवा दिए। अब मुहावरे जब हमने मुहावरों का अर्थ बता दिया, उनका वाक्य प्रयोग बता दिया, मुहावरे कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं वो बता दिया, उसके बाद मैंने हर ग्रुप को एक एक पिक्चर दे दी, फोटो दे दी, मैंने एक एक पिक्चर दी और बच्चों को बोला कि इससे रिलेटेड आप जितने मुहावरे याद आते हैं वो आप मुहावरे लिखिए। अब एक ग्रुप को मैंने आंख दे दी, एक को मुंह दे दिया, एक को नाक दे दिया, एक को मैंने कोई और पिक्चर दे दी। तो उससे क्या होता है कि बच्चे उससे रिलेटेड मुहावरे लिखेंगे। अब ये आंख है, मैंने तो अपनी तरफ से आंख बनाई, बच्चा इसको नजर भी ले सकता है तो नजर से रिलेटेड मुहावरे भी लिख सकता है। ये मैंने मुंह बनाया, मुंह है ये, पर मैंने ये स्माइली बनाई है तो मैंने तो खुश होने का भाव लिया इसमें, बच्चा मुंह से रिलेटेड मुहावरे भी बना सकता है। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे जब ग्रुप्स में काम करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, तो उनको पिक्चर से रिलेटेड जितने, तो वो मिलजुल कर काम करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ये कोलैबोरेटेड एक्टिविटी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे बच्चे और एक दूसरे के ओपिनियन को सुनेंगे, शेयर करेंगे और बड़े दिनों बाद वो आपस में मिलजुल कर बात करेंगे। जब ऑनलाइन में उनको ऐसे लगेगा कि हम ग्रुप में बैठकर, उनको ऐसे लगेगा कि हम क्लास में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब रीजॉइन करेंगे तब हम अपने प्री प्लान उसके क्राइटेरिया के अनुसार कि बच्चे अपने अपने ग्रुप में उन्होंने जो मुहावरे लिखे हैं उनको सुनाएंगे। अब ये बच्चे डिसाइड करेंगे आपस में कि उनको अपने ग्रुप का कोई लीडर चुनना है, वही सारे मुहावरे बताएगा, और या हर ग्रुप का एक एक बच्चा एक एक मुहावरा बोलेगा। अब आपने इसमें बच्चों ने तो मुहावरे बोले एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप को एक काम देना है आपने कि आप इनके मुहावरे सुनोगे ध्यान से और नोट करोगे। अगर आपको इसमें कोई करेक्शन करनी है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। जब हम उनको करेक्शन करने के लिए कहेंगे ना तो वो बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि दूसरों को करेक्ट करना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, वो भी अपने क्लास फेलोज को। तो इसमें ये कर सकते हैं, हम मुहावरे सिखा सकते हैं। तो इसी तरह हम बच्चों को इसमें संवाद भी करवा सकते हैं। किसी दिन फिर दोबारा से अगर हमने ये एक्टिविटी करवानी है, संवाद टॉपिक लेना है, तो हम संवाद भी करवा सकते हैं कि बच्चों को बोलो कि संवाद लिखिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरे प्रयोग हों। संवादों का प्रयोग करते हुए 2 मित्रों के मध्य, 3 मित्रों के मध्य संवाद लिखिए, तो बच्चे संवाद भी लिख सकते हैं। अरे भाई कहाँ थे, ईद का चांद हो गए हो, क्या बताऊं, परीक्षा सिर पर है, मैंने तो अभी से कमर कस ली है, क्योंकि पिछली बार मेरे अंक देखकर पिताजी आग बबूला हो गए थे। हाँ, तुम बात तो ठीक कर रहे हो, मैं भी इस बार अच्छे अंक लेने के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा। चलो अब चलते हैं, केवल बातों से कुछ नहीं बनेगा, पढ़ाई शुरू करते हैं। तो इस तरह से बच्चे संवाद भी बना लेंगे। आप अनुच्छेद लिखने के लिए कह दो, 5 मुहावरे दे दो कि अनुच्छेद लिखे, उसमें ये 5 मुहावरे प्रयोग होने चाहिए। वार्तालाप संवाद हो गया, मुहावरों के अर्थ हो गए, मुहावरों के सेंटेंसेस बना लिए। तो इस प्रकार से बच्चों को हम शब्द भी दे सकते हैं। मैंने पिक्चर्स दी हैं, आप शब्द दे सकते हैं कि हम अपने बच्चों की समझ सुविधा के अनुसार कोई भी एक्टिविटी बना सकते हैं। नेक्स्ट है त्रुटि का पता लगाएं। अब इसमें 2-2 सेंटेंसेस दिए, हम 3-3 भी दे सकते हैं, 4-4 भी दे सकते हैं कि बच्चों को इसको ठीक करना है कि इनमें से कौन सा ठीक है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। अब यहाँ मैंने कर्मधारय समास लिख दिया, यहाँ मैंने बहुब्रीहि समास लिख दिया। अब इनमें से कौन सा ठीक है बच्चे बताएंगे, और साथ में इसके साथ एक और पॉइंट ऐड करेंगे कि बच्चे रीजन बताएंगे कि अगर ये ऊपर वाला गलत है तो क्यों गलत है, नीचे वाला ठीक है तो क्यों ठीक है, जो सेंटेंस ठीक है वो क्यों ठीक है, रीजन जरूर बताएंगे बच्चे। तो इससे रीजनिंग बढ़ेगी, तो उनको पता लगेगा, तभी तो वो अशुद्ध अशुद्ध पहचानेंगे ना। वो जब उन्हें गलती पता होगी, कारण पता होगा, बच्चे कारण जरूर बताएंगे कि नीला है जो कंठ, ये कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य है।
नीला है जो कंठ, बहुब्रीहि समास नहीं है ये, क्योंकि बहुब्रीहि समास में अन्य पुरुष होता है, तो इसलिए ये बहुब्रीहि समास नहीं है। बच्चे कारण बताएंगे। इसी तरह अलंकार का लिया है मैंने कि ये यमक अलंकार क्यों है या ये श्लेष अलंकार क्यों नहीं है। दे विल गिव द रीजन बताएंगे। ये वाक्य प्रकार लिया मैंने, शुद्ध शुद्ध वाक्य, वाक्य शुद्ध कीजिए, तो बच्चों को हम ऐसे दे सकते हैं। और साथ में कारण बताएंगे बच्चे, ये उनके लिए एक होगा, क्योंकि अगर हम दो वाक्य देते हैं, एक ठीक है एक गलत है, अगर उन्होंने एक गलत बोल दिया नहीं तो दूसरा तो अपने आप ठीक है ही है, पर बच्चे रीजन बताएंगे, कारण बताएंगे, तो इसमें हम कारण जरूर जानेंगे। नेक्स्ट है स्केच नोटिंग, चित्रों द्वारा वर्णन। अभी विजुअल थिंकिंग एड है कि ये बच्चे, हम बच्चों को चित्र दिखाएंगे। अब देखो ऑनलाइन क्लासेस में जब हमारे पास ये है तो हम चित्र ही दिखा सकते हैं, वर्ड्स लिख कर दिखा सकते हैं और एक्सप्रेशंस उनसे सुन सकते हैं, और ये हम चित्र दिखाएंगे बच्चों को। अब बच्चों को ये चित्र दिखाएं और चित्रों का वर्णन अपने शब्दों में करने के लिए कहें। अब कुछ बच्चे तो इसी चित्रों का ऐसे ही वर्णन कर देंगे। अब कुछ बच्चे, आपने अगर ये नोटिस किया हो तो ये सारे चित्र देखो हमारी राजधानी दिल्ली के हैं, दिल्ली की प्रमुख इमारतें हैं, कोई भी और इमारत कहीं और की नहीं है। अब बच्चे यहाँ पे जो कीन ऑब्जर्वर होगा, जो इनको ध्यान से देखेगा, वो राजधानी दिल्ली का ही वर्णन करेगा, वो इनको बताएगा, वो दिल्ली का भी बीच में जरूर लिखेगा। हो सकता है वो दिल्ली गया हो, उसने ये इमारतें देखी हो, वो अपनी दिल्ली यात्रा का वर्णन कर देगा, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चा इनके बारे में लिख करके ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, क्रिएटिव अगर उसने करना है, और उनकी एक एक विशेषता बता देगा। तो इस तरह से कि हम बच्चों को चित्र वर्णन करने के लिए कहेंगे, और लेकिन चित्र वर्णन वो अपने हिसाब से जो भी वो करेंगे। अगर दिल्ली यात्रा लिखते हैं, दिल्ली दर्शन लिखते हैं तो भी ठीक है, भारत की राजधानी के बारे में लिखते हैं तब भी ठीक है, सिर्फ लाल किले का वर्णन करते हैं तब भी ठीक है, सिर्फ लोटस टेम्पल का वर्णन करते हैं तब भी ठीक है, अगर संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या विशेषण लिखते हैं तब भी ठीक है। ये बच्चों की अपनी क्रिएशन है कि हमने उनको ऑब्जर्वेशन सिखाई और उनको अभिव्यक्ति सिखाई। अब इसमें हम बहुत से नाम या चित्र, छोटी छोटी स्लिप्स बना लें, अपने पास बनाकर रख लें। कक्षा में कोई दो पर्चियां उठाएं हम और बच्चों को दिखाएं और बच्चों को डिस्क्राइब करने के लिए बोलें। ये हम छोटे छोटे अपने पास प्रॉप्स बना के रख लें, छोटे छोटे स्लिप्स थर्मोकोल पे काट के रख लें या कार्ड्स पे काट के रख लें, तो बच्चे अपनी अपनी समझ के अनुसार उनका वर्णन करेंगे। कि हम एक ही चित्र दिखाएं तो बच्चे, अब जैसे सपोज मैंने कमल का फूल दिखाया, अब कुछ बच्चे को तो वो फूल ही नजर आएगा कि ये गुलाबी रंग का होता है ये कमल, और कुछ बच्चे उसमें ऐड करेंगे कि ये हमारा राष्ट्र फूल है। तो इट मीन्स कि बच्चे को अपनी राष्ट्र धरोहर की भी नॉलेज है, उसका भी उसको ज्ञान है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है माइंड मैपिंग। अब ये जो है, ये है जब हम न्यू आइडियाज और न्यू कॉन्सेप्ट्स हमने बच्चों को एक्सप्लोर करने होते हैं, तो ये हम एक शॉर्ट में, हम थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में हम उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है ना। कि हम इसको क्या करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज में भी करवा सकते हैं इसको, कि ये एक प्रकार की ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी है, और उसके बाद नोट्स बनाने के लिए बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे मैंने विशेषण के भेद लिखी है, ये एक टेबल बना लिया, हर चीज का, किसी भी चीज का बना सकते हैं, विशेषण के भेद बना सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, किसी के भी भेद बनाए जा सकते हैं, अलंकार के बनाए जा सकते हैं, समास के बनाए जा सकते हैं, और आगे उनके मैंने तो नाम लिखे, आप साथ में एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, या सिर्फ आप यहाँ पर सर्वनाम लिखें या अलंकार लिखें, उसके एग्जाम्पल्स बना दें यहाँ पर, और बच्चा उन एग्जाम्पल्स को बताएगा कि ये किस भेद की एग्जाम्पल है। बच्चे के लिए ये एक्टिविटी होगी कि मैंने तो यहाँ पे ये लिख दिया, और मैं बच्चे को कहूंगी कि ये जो मैंने लिखे हैं भेद, इनका एक एक एग्जाम्पल दो। अगर मैंने एग्जाम्पल लिख दिया तो बच्चे उसका भेद बताएंगे। तो इस तरह से, और ये मैंने अनुच्छेद लिखने के लिए बताया उनको कि ये मैंने बीच में मेरा स्कूल लिख दिया। अब इसमें बच्चे अनुच्छेद लिखेंगे, आपका नाम क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है, आपका स्कूल कितनी दूर है, आप स्कूल कैसे जाते हैं, स्कूल किस कक्षा तक है, स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, आपका प्रिय विषय क्या है, आप स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ क्या करते हैं, आपको स्कूल जाना क्यों पसंद है,
और आपने अपने स्कूल में क्या सीखा। अब बच्चा मेरे स्कूल का अगर अनुच्छेद लिखने लगा है तो कम से कम, देखो मैंने 10 बना दिए ये, तो 10 सेंटेंसेस तो एटलीस्ट वो लिखेगा, और 10 to 15 सेंटेंसेस लिखने में वो सक्षम हो जाएगा, वो अनुच्छेद आसानी से लिख लेगा। इसी तरह अगर मैं प्रदूषण का यहाँ बीच में प्रदूषण का बता दूं, प्रदूषण लिख दूं, प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रदूषण कैसे होता है, कौन कौन सी तरह के प्रदूषण होते हैं, फिर वायु प्रदूषण क्या है, भूमि प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, तो ये सब प्रदूषण को हम किस प्रकार से, कारण इसके क्या क्या हैं, किस प्रकार हम रोक सकते हैं, क्या क्या हम योगदान दे सकते हैं, तो ये सब बच्चे को अगर मैं पॉइंट्स बना के दे दूंगी तो बच्चा उन्हीं पॉइंट्स को रीड करेगा और उन्हीं पॉइंट्स को डिस्क्राइब करता जाएगा। तो इस तरह से जब वो अनुच्छेद लिखेगा तो अपने माइंड में एक उस चीज की समरी बना लेगा, तो वो अनुच्छेद लिख लेगा इस एक्टिविटी के द्वारा। और ऐसे ये वाली एक्टिविटी जो मैंने विशेषण वाली बनाई है, इस तरह से अगर हम बाकी सब की करते हैं, ग्रामर के टॉपिक्स की, अलंकार, समास, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और दूसरी एक्टिविटी हमने पिछली कार्यशाला में एक मैंने पोएम बताई थी आपको, पर्यायवाची वाली, और भी हमने ग्रामर की बहुत सी एक्टिविटीज उसमें हमने शेयर की थी। तो हम इस तरह से ऑनलाइन एक्टिविटीज, ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत सी एक्टिविटीज करवा सकते हैं और बच्चों को अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं, ताकि बच्चे पर्सनली हमसे जुड़े, क्योंकि हमें उनको देखे, उन्हें हमें देखे हुए बड़ा देर हो गया और हमें उन्हें देखे हुए भी बहुत देर हो गई है। तो इसलिए पर्सनल टच के लिए ये एक्टिविटीज करवाना, बच्चों का इंटरेस्ट अपने लेसन में, अपने पाठ में, अपनी कक्षा में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये छोटी छोटी गतिविधियां करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें विषय की भी अच्छी तरह से समझ आ जाए और जो हम करना चाहते हैं वो भी वो अच्छी तरह से सीख सकें। हेलो, एम आई ऑडिबल मैम? हाँ जी सर, अब मेरे पास इतनी एक्टिविटीज थी मैम, अगर आप कोई शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी मैम, आप कोई एक्टिविटी शेयर करना चाहते हैं? जी मैम, आप में से कोई एक्टिविटी, कोई कुछ आपके हमारे साथ बांटना चाहता है, क्योंकि मेरी तो समझ में जो आई मैंने आपके साथ शेयर की। आप में से कोई भी, कोई और? हेलो, हाँ जी प्रियंका मैम। हेलो, हाँ जी प्रियंका मैम, गुड आफ्टरनून। मैडम मैं देवी कोटा से हूँ और जी मैम। बहुत ही अच्छा आपने प्रस्तुतिकरण किया अपना। और मैडम मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आप जूम के अंदर जो आपने ब्रेकआउट रूम बताए हैं, तो हमारी जी स्कूल मैम। के अंदर मैडम एग्जाम्स जो है वो ब्रेकआउट रूम के थ्रू ही हुए थे, तो बड़े ही अच्छे से मैनेज हुआ था सब कुछ। मतलब कि हर ग्रुप बना दिए गए थे, 20 बच्चे थे हर ग्रुप में, तो उसके थ्रू हमने मॉनिटर किया था। तो हम पहले से ही इसको यूज में कर ले रहे हैं जूम को। और आपने जैसा बताया, अब हम जूम को मतलब कि ब्रेकआउट रूम को हम बच्चों को अलग अलग भागों में डिवाइड करके और फिर उनको इस तरह से एक्टिविटीज भी कराएंगे। क्लासेस में भी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। जी मैम, जी हाँ। चलो, हम अब पेपर्स वाला हम आपने हमें बताया, हम अपने में ऐड करेंगे। चलो, थैंक यू मैम, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम भी अपने उसमें ऐड करेंगे। हाँ जी, हमारे मुखर्जी मैम भी होंगे। मुखर्जी मैम तो हमारे स्कूल में बहुत एक्टिविटीज करवाते हैं। मुखर्जी मैम, आप कोई एक्टिविटी शेयर करना चाहते हैं? मैम फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा, सबसे मेरा अनुरोध है कि आपने वैसे जो भी बताया है हिसाब से सारी एक्टिविटी से बहुत अच्छी है, लेकिन एक बार ये है कि हम उनको थोड़ा सा अगर हम जैसे फिंगर पपेट्स की उससे, जैसा हमारे अभ्यास सागर एक है 6th में अगर हम ले लें क्लास में, अभ्यास सागर में बात के रूप में चिड़ियों का एक स्टोरी है, ठीक है, कि जो चिड़िया थी वो ट्रक से जैसे सामान लेके, तो उसको वो फिंगर पपेट्स में दिखाकर, अगर आप अगर एक क्राउन सा अपने सिर पे लगाकर उस हिसाब से अगर वो संवाद उसको करे अलग से अलग अलग आवाज निकाल कर, तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी उनकी बन सकती है। जी मैम, जी जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ, अंकों के ऊपर अपना वो 5 छात्रों के 5 10
जी मैम, जी जी। सीमा हाँ मैम, जी। जैसे आपने एक्टिविटीज बताई हैं उसमें मैं बताना चाहूंगी कि अलंकार याद करवाने के लिए हम बच्चों को अंताक्षरी खिलवा सकते हैं। अलंकार की जी मैम। हाँ जी, हाँ जी। मतलब उदाहरण वो याद कर लें तो वो सरलता से उसको याद कर सकेंगे। जैसे याद कि कर 8th क्लास सकते में हैं। हमारे अलंकार हैं भी, जी मैम, जी और जी 8 के बच्चे छोटे होते हैं और अलंकार विषय उनके लिए काफी मुश्किल होता है, तो वो बड़ा जी। आसानी से उस चीज को कर लेंगे। और हाँ जी, अंताक्षरी हम दोहों के लिए भी उनको करवा सकते हैं। करवा सकते हैं। जी मैम। वैसे हाँ तो जी। उनको कई बार ऐसा होता है कि हम गाने ढूंढने के लिए दे देते हैं कि अलंकार से रिलेटेड गाना ढूंढ लो कोई, तो बच्चे बड़े इंटरेस्ट से ढूंढ के लेके आते हैं वो गाने, तो उनको हम जी समझा देते हैं। हाँ जी, जी। हाँ, बड़े यस अच्छे से सीमा, ढूंढ के लेके आते हैं। हाँ जी मैम। सीमा मैम नमस्ते, मैं डीएवी गन्नौर नमस्ते। से मुकेश शर्मा बोल रही हूँ। जी और मैम। जैसा आपने बताया कि कुछ एक्टिविटी तो हम करवाते हैं, जैसे एक बार मैंने बच्चों को मुहावरे दिए कि जी चिट बनाई 5-6 और उसमें अलग अलग मुहावरे लिखे हुए थे कि बच्चा एक एक जी। पर्ची उठाएगा और हाँ मुहावरे का अभिनय करेगा। तो जी यकीन मानिए इतना इंटरेस्ट आया बच्चों को उसमें, और के साथ साथ मुहावरे याद भी हो गए उन्हें। जी और मैम। सारे जी जी टफ मुहावरे थे जो कभी याद ही नहीं होते थे। मैं बच्चे कहने लगे मैं भी तो बहुत मतलब मजा भी आया और हमें सारे याद ही हो गए खेल खेल में। जी तो मैम। वाकई जो आपने बताया बहुत अच्छा बताया और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये। मतलब इस तरीके से अगर हम बच्चों को कराएं तो वो रुचिकर तो बनेगा ही, साथ साथ बच्चों को याद भी हो जाता है। सो जी थैंक मैम। यू जी, मैम, बहुत अच्छा आज आपने हमें बताया। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। मैम। मुकेश मैम, जैसा कि अभी आपने बताया सेम एक्टिविटी हमने भी करवाई थी, डम ट्रस्ट खिलवाया था मुहावरों के का। जी मैम। जी 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 मैम। बच्चा इनैक्ट करता है, बाकी बच्चे गेस करके बताते हैं, और हमने इसका मतलब वीडियो भी शेयर किया था। जी तो मैम, बड़ी क्लासरूम में ये इंटरेस्टिंग हो सकता एक्टिविटी। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्लास जी क्लासरूम में ये और डांसराज हो जाता है। और हाँ जी यस मैम मैंने ही बड़ा करवाया था हाँ लोगों जी से जी करके। मैम, मतलब इजी भी रहता है कराना और बच्चे सीख भी जाते हैं, तो सीख भी दोनों ही जाते हैं। बातें जी हैं। मैम। यस मैम हाँ जी जी, हाँ ओके। जी। नमस्कार आरुषि मैम, आरुषि मैम प्लीज वो ना अपना क्वेश्चनर फॉर्म और 2 फीडबैक फॉर्म दोबारा भेज दीजिए, ये श्योर मैम। टीचर्स की बारी है। नमस्कार सीमा मैम, मैं जी दिल्ली मैम। से बात कर रही हूँ। जी मैम। हम लोग ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जब हम अलंकार पढ़ा रहे होते हैं, तो जी पहले तो अलंकार की परिभाषा वगैरह सब बता देते हैं, और जी उसके बाद अगली कक्षा में जब हमें उनका फीडबैक लेना होता है कि किसको कितना याद रहा, तो हम जी पुरानी फिल्मों में जो है वो मेटाफर्स का बहुत यूज हुआ करता था। जी मैम। जी जी जी। तो हाँ वो जी, पुरानी पुरानी फिल्मों। फिल्मों के इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स बहुत होते हैं, तो वो ये 2-2 3-3 लाइन चला के वीडियो के तौर पर हम उनसे फिर मतलब एक फायर वो क्वेश्चन वाला राउंड करते हैं, और रैपिड चैट फायर बॉक्स वाला में है ना? हाँ रैपिड जी, फायर हाँ। वाला, तो और उसमें हाँ हम जी। चैट बॉक्स में बोलते हैं, तो वो जी बहुत जी, एंजॉय से उस चीज को करते हैं। उससे करते हैं। हाँ जी मैम। और वैसे भी समाज सिखाना हो ना, तो अब इनको एक फॉर्मूला बताते हैं, जैसे हम क्लास में बताते हैं, मैं आपको समास का बताती हूँ। जैसे उनको बच्चों को बताओ कि लिखो अब तक द्विद्वंद, तो बच्चे बड़े अच्छे से लर्न कर लेते हैं उसको। अब अव्ययी भाव, ब बहुव्रीहि, त तत्पुरुष, क कर्मधारय, द्विगु एंड द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब कि जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना कि 2 विश्व युद्ध हुए हैं, तो अब तक द्वंद्व, ये फॉर्मूला हम समास में करवा देते हैं कई बार। ये बहुत बढ़िया है और नया है, हम ये प्रयोग मैं जरूर करवाऊंगी अपनी क्लास हाँ में। जी, समास के नामों को याद करवाने के लिए ना, तो ये जी, एक हम फॉर्मूला करवा देते हैं उनको। ये थैंक यू सो मच। हाँ जी, चलिए, थैंक यू मैम। सीमा मैम, कैन आई जी एंड द मीटिंग नाउ बिकॉज अभी वैलिडेटरी होगा। जी जी मैम। जी जी हाँ, आज थोड़ी समय सीमा का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जी, आज हमारी हमें क्लोजिंग आज हमारी क्लोजिंग है और हमें सेरेमनी। ये 4:50 पे ही खत्म करनी पड़ेगी। हाँ जी। अच्छी इंटरेस्टिंग मैम, आपने बताए। हाँ जी। सीमा हाँ मैम। जी, हाँ जी रेणुका मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम, ये जो हम दूसरे वाले, क्या हमें ई सर्टिफिकेट्स आएंगे? जी मैम, पार्डन मैम। मैडम, आप हमें सर्टिफिकेट्स दोगे ज्वाइन ये अटेंड करने के? सीमा मैम प्लीज, आरुषि मैम प्लीज इनकी क्वेरी का वो करिए जरा, सर्टिफिकेट्स का कैसे होगा? आरुषि मैम। मैम, आई विल हैव टू आस्क क्लस्टर हेड फर्स्ट। ठीक है मैम। रेणुका मैम, हाँ जी, उनको हाँ पूछ जी। के फिर बताना पड़ेगा। हाँ ठीक जी, है ना? क्योंकि देखो हम हाँ जी। तीनों अटेंड किए, तो हमें सर्टिफिकेट्स का भी तो है ना, क्योंकि ये भी आगे जुड़ने हैं हमारे क्लास भी है ना, तो इसलिए पूछ रहे थे आपसे। बाकी हाँ सीमा मैडम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपने करवाया। ये जो भी बता रहे थे, हम भी मैडम जो समास वगैरह हैं
कारक हैं, ये भी हम एक पूरे सेंटेंस के साथ ही करवाते हैं जिसमें सारे आ जाते हैं उसमें। हाँ जी, सारे आ जाते हैं। हाँ हाँ जी, सारे हाँ हाँ जी, हाँ। ओके, थैंक यू सो मच चलो, मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, नमस्कार जी। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू मैम। मैम। कार्यशाला हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के। आपके थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया मैम।